हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। तो जैसा कि आप सभी लोग 99% लोगों को ये पता होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने था, तो सभी का एक ही आंसर होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन नहीं, वो एक सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, मेंबर नहीं चेयरमैन थे। तो उनके साथ में जो भी और 7 लोग थे, उस कमेटी के 7 मेंबर थे, उनके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, उनका कोई स्पेशल अकेले का नहीं था कि उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो। तो अभी हम शुरू करने से पहले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, तो उसके लिए हमें पहले टाइमलाइन जाननी पड़ेगी कि सबसे पहला आइडिया किसने दिया, कब दिया, कौन सी चीज़ कब हुई। तो वो सारा कुछ जानने के लिए हमें अपनी टाइमलाइन पे आना पड़ेगा। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं टाइमलाइन। तो शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगे, आपको कुछ समझ आए, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और इसे जितना हो सके उतना शेयर करिए, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसका जो सबसे पहला आइडिया रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो 1934 में एक व्यक्ति थे, एम एन रॉय। उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रस्ताव रखा। अब आप लोग पूछेंगे कि ये एम एन रॉय कौन थे। एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, यानी कि जो भी हमारे देश में सीपीआई जो पार्टी है उसके फाउंडर थे मिस्टर एम एन रॉय। तो इन्होंने सबसे पहले हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1935 में जब कांग्रेस ने अपना ये प्लान रखा, अपना उन्होंने भी इन्हीं की तरह 1935 में कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक प्रस्ताव रखा। जो सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसकी ज़्यादा पहुंच ना होने की वजह से तो अंग्रेज़ों पे कोई भी हलचल नहीं हुई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने, जो कि एक नेशनल पार्टी थी, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी, तो उसमें हलचल मच गई। इसके बाद 1935 के बाद फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें हमारी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि अंग्रेज कहें कि हम ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, कि हम ही आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे देते हैं। नहीं, तो उसको क्लियर करने के लिए 1938 में नेहरू जी ने अपनी एक मांग रखी कि इनकी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। ये उन्होंने 1938 में रखी। तो अब यहाँ से जैसे ही इन्होंने, कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी थी, उसने ये मांग रखी, तो अंग्रेज़ों में हलचल मच गई। जिसके कारण 1940 में एक अगस्त ऑफर 1940 में एक अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर आया, जिसमें कहा गया कि हम कांग्रेस की डिमांड्स को मानने के लिए रेडी हैं। तो उसी को आगे करते हुए कांग्रेस यहाँ पर रेडी हो गई, लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पर रेडी हो गए कि हम आपको एक डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे, आपको वो कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे जो कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब हमें डोमिनेंस स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए अपना, हमें खुद अपनी पावर हमारे हाथ में चाहिए। डोमिनेंस स्टेटस होता क्या है? डोमिनेंस स्टेटस मीन्स जैसे कि
आपकी जो भी पावर होंगी पॉलिटिकल सारा कुछ आप ही संभालोगे, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो ब्रिटिशर्स की रानी होगी। तो इसे कहते थे डोमिनेंस स्टेटस, जो जिसे लेने से इंडिया ने मना कर दिया। इसके आपको पता होगा 1940 के दौरान एक सॉरी 1940 के दौरान वर्ल्ड वॉर सेकंड चला हुआ था। तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स को इंडियंस की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम आपके लिए आपका इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक हाई कमीशन भेजा, जिससे हाई कमीशन कब भेजा? हाई कमीशन भेजा उन्होंने 1942 में। 1942 में उन्होंने एक हाई कमीशन भेजा। किस नाम से भेजा? क्रिप्स मिशन, जिसके चेयरमैन थे स्टैफर्ड क्रिप्स। तो 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स एक क्रिप्स हाई कमीशन लेकर आए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऑफ़र देते हैं कि आप हमारी वर्ल्ड वॉर में आप हमारी हेल्प करिए, आप अपने लोगों को भेजिए, तो हम आपको जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाएगी, हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन नहीं, हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने सोचा, उन्होंने इसे एक नाम दिया कि इसे पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने इसे एक पोस्ट डेटेड चेक के नाम से बुलाया। उन्होंने कहा कि ये बस एक हमें लुभाने की चीज़ है कि हमारा ध्यान भटका देंगे कि हम आपको ये दे देंगे। नहीं, हमें जो चाहिए वो अभी चाहिए। गांधी जी ने ये कहा। तो इस तरीके से ये मिशन भी हमारा फेल हुआ। इसके बाद दोबारा से इसके बाद जो गांधी जी थे उन्होंने एक अपनी मुहिम चलाई, यानी कि उनका एक आखिरी आंदोलन, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइम पे हमारे देश में काफ़ी आक्रोश भी था। तो उसी को चलते यहाँ पे एक आंदोलन छेड़ दिया गांधी जी ने, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद 1946 में ब्रिटिशर्स ने एक और हाई कमीशन भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया। इस मिशन के दौरान इसमें 3 मेंबर थे। फर्स्ट लॉरेंस क्रिप्स एंड थर्ड अलेक्जेंडर। लॉरेंस थे वो इस मिशन के चेयरमैन थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इजाज़त दे दी। उन्होंने कह दिया कि आप अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। सबसे पहली बात, और इसमें दूसरी बात थी, जो इसमें 2 बातों को कहा गया था। सबसे पहले आप अपनी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। सेकंड कि आप एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बना लीजिए, अपनी इंटरिम गवर्नमेंट। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो ये था अभी 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। इसके बाद जो आता है, इसमें जो कैबिनेट मिशन प्लान में जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उसमें 389 मेंबर्स थे। 389 मेंबर्स मतलब कि 292, ये 3 भागों में डिवाइड थे, 93 एंड 4। तो आपको होगा कि ये 292, 93 और ये 4 क्या है? तो 292, 4 एंड 93 हमारे देश को ब्रिटिशर्स ने 3 भागों में बांट रखा था। सबसे पहले 292 मीन्स जिसपे ब्रिटिशर्स का राज था। ये 4 कमिश्नर्स थे और ये थे प्रिंसली स्टेट्स। तो 292 जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट किए गए। 4 कमिश्नर्स ऑफिस से, कमिश्नर्स प्रोविंस से इलेक्ट किए गए। 93 आपके नॉमिनेट किए गए प्रिंसली स्टेट से।
तो अब पूछोगे कि ये 389 ही क्यों था, क्योंकि जो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन प्रपोजिशन लिया गया था, पॉपुलेशन का जो भी लिया गया था वो था 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मेंबर। उस टाइम पे हमारे देश की पॉपुलेशन थी 389 मिलियन, तो उस हिसाब से 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक मेंबर को चुना गया। तो इस टाइम पे हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए जिसमें 208 सीट थी वो कांग्रेस ने जीती, 208 कांग्रेस जीत के आई थी, 23 मुस्लिम लीग एंड 15 अदर। इसमें जो मेजोरिटी थी वो कांग्रेस के हाथ में थी। इसके बाद ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो भी हमारे पॉपुलेशन थी उस हिसाब से इसमें यहाँ पे बैठाए गए। इसके बाद जो हुआ वो था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बैठक, यानी कि सबसे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिली, वो मिली थी 9 दिसंबर 1946 में। अब वो सबसे पहले बैठक हो तो गई कि 9 दिसंबर 1946 में हुई, लेकिन वहाँ पे एक डाउट था कि अब यहाँ का चेयरमैन कौन होगा। तो उसी डाउट को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे कई लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमें एक फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ लेना चाहिए। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या गया है कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा उसे हम यहाँ पर अभी टेम्परेरी बेस पे इसका चेयरमैन बना देते हैं। तो सबसे पहले जो थे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एज्ड जो पर्सन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा 81 ईयर्स के थे उस टाइम पे, इन्हें टेम्परेरी बेस पे। तो आप ना इस सच्चिदानंद सिन्हा को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा से मत कंफ्यूज कर देना, क्योंकि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो वाइसरॉय की ऑफिस में सबसे पहले इंडियन थे जिन्हें एग्जीक्यूटिव ऑफिस में लिया गया था। ये थे हमारे पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन। तो इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। अभी हमारी बात पहुंच चुकी है 11 दिसंबर 1946। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी बैठक हुई थी उसमें सबसे पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946, सेकंड थी 11 दिसंबर 1946 में। इसके बाद जो हुआ वो था 13/12/1946, यानी कि 13 दिसंबर को नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया। अब आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से क्या समझोगे? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक मॉडिफाई फॉर्म है प्रीएम्बल का। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, आपको अपना कोई घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले आपको एक नक्शा तो चाहिएगा ना, जिससे कि आप ये कहो कि हमें ये घर ऐसे बनाना है, इसको इस फ्लोर को लेना है, ऐसे वाल लेना है। तो ये था एक स्ट्रक्चर था जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने रखा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से इसे जाना गया। इसके बाद 22 दिसंबर को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर लिया। तो इसके बाद फिर बात आती है 3 जून 1947। ये दिन आपको याद होना चाहिए। इससे आप माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हो। तो इस टाइम पे जो वहाँ के यूके के पीएम थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने रेडियो पर घोषणा की कि हम इंडिया को जल्दी इंडिपेंडेंस देने वाले हैं। तो इस माउंटबेटन प्लान के दौरान हमारे इंडिया के 2 हिस्से कर दिए गए, 2 भागों में तोड़ दिया गया। पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। तो आप लोग पाकिस्तान से समझते क्या हो? क्या पाकिस्तान एक नाम है बस? नहीं। तो हम जानते कि अभी पाकिस्तान का मतलब क्या है।
पाकिस्तान का सबसे पहला आइडिया वो किसने दिया? वो दिया गया चौधरी रहमत अली द्वारा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की डिमांड है, कि हम पाकिस्तान की डिमांड करते हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली बनता किस किस चीज़ से है? तो पाकिस्तान का मतलब है, पी का मतलब है पंजाब, ए का मतलब है अफगान, के का मतलब है कश्मीर, एस का मतलब है सिंध और तान का मतलब है बलूचिस्तान। ये 5 जगहों को मिलाकर पाकिस्तान की फॉर्मेशन की गई। तो चलिए, ये था हमारे एक अलग से कि आपको जानना जरूरी था कि आपको पाकिस्तान की फुल फॉर्म, पाकिस्तान किसे कहते हैं और कब इसे सबसे पहले मांग की गई, किसने की, किसके द्वारा की गई, ये सारा कुछ आपको जानना था इसमें। तो अभी ये था हमारा पाकिस्तान को लेकर। तो इसके बाद आते हैं हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे पूरा होने का टाइम आ लिया था। तो उसे आप जैसे कि एक रफ वर्क कह लो कि आपको कोई भी चीज़ बनानी है, सबसे पहले आप उसका रफ वर्क करके देखोगे कि अभी ऐसी बनी है, इसके बाद थोड़ा और सुधार होगा, फिर उसके बाद और सुधार होगा। तो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सबसे पहले जो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क रखा था वो रखा था 4 नवंबर 1948 को। दूसरा रखा था 13 दिसंबर 15 नवंबर 1948 को। और जो फाइनल उन्होंने रखा 14 नवंबर 1949 को। ये हमारा फाइनल जो फ्रेमवर्क था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे इस दिन रखा गया। लेकिन हमारा सारा फ्रेमवर्क, सारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाना है, लेकिन उसे यहाँ पर इनेक्ट नहीं किया गया, उसे नेक्स्ट डेट के लिए रखा गया। उसे 26 नवंबर को इनेक्ट किया गया। 26 नवंबर ही क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1929 को जो लाहौर सेशन था उसके दौरान हमने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। तो इस दिन हमने सबसे पहले अपने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। तो इस वजह से 26/11/1949 को हमने इनेक्ट किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया। इसके बाद बात करते हैं फिर 24 जैन 1950 24 जैन 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन इस डेट को भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह नहीं इनेक्ट या फिर लागू किया था। वो क्यों? क्योंकि 2 दिन हमने और वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने देश में लागू किया। ऐसा क्यों? क्योंकि 26 जैन 1930 को इंडिया ने अपना सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था। उसी की याद में कह सकते हो कि 26 जैन 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। तो यहाँ तक थी हमारी ये बात कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम कितना लगा था इसे बनने में? 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज आपके लगे थे। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे? वो हमारा पूरी दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। बट अब रिसेंट में
450 के अबव आपके अप्रॉक्स आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, अप्रॉक्स 106 इसमें अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखिएगा, ये 450 आर्टिकल्स देख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 395 आर्टिकल्स ही लिखे गए हैं। बाकी को उनका सब डिवीज़न कर करके उनको आगे बताया गया कि इसमें अभी तक हमारे जो भी आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स कर करके हुए हैं वो 450 के अबव हो चुके हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, जिसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी तो हम बात कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की। इसके 7 मेंबर्स थे। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन भी थे। दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे इसके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। जो छठवें थे वो थे एन माधव राव। सातवें थे वो थे आपके टी कृष्णस्वामी कृष्णाचारी, सॉरी। इनमें से ये थे जो आपके एन माधव राव थे, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया बाई BL मित्तल के द्वारा। और जो टी कृष्णाचारी थे ये रिप्लेस कर दिए गए DP कैथन के द्वारा। तो ये थे हमारी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे की आज की वीडियो, और अगली वीडियो में हमारी आगे मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए थैंक यू।